जय हिंद दोस्तों, मैं अविनाश पारिक स्वागत करता हूं आपका एपेक्स क्लासेस के डिजिटल मंच पर। जितने भी लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, स्वागत सभी का। महेश मीणा हमारे साथ में है, गुड मॉर्निंग, स्वागत है। स्टूडेंट, 4 सितंबर को आपका एनडीए का एग्जाम है, तो उसी के लिए हम अभ्यास टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें आज पेपर नंबर 16 जो हमारा मॉडल पेपर 16 है उस पर हम मूव कर रहे हैं। बगैर टाइम खराब किए हुए क्वेश्चंस पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे मूव करते हैं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे मूव करने से पहले स्टूडेंट, एक आप लोगों के लिए एक ऑफर है। गणेश चतुर्थी आ रही है, कल का आपकी गणेश चतुर्थी का त्योहार है, तो यहाँ पर एपेक्स क्लासेस आपके लिए लेकर आए हैं। एपेक्स क्लासेस का जो ऐप बना हुआ है, इस ऐप पर आपका जितने भी कोर्सेज है उन सभी कोर्सेज पर 80% का ऑफ है, और ये ऑफर आपका 28 अगस्त से लेकर 3 सितंबर इस ड्यूरेशन तक है। अगर आप 80% ऑफ तो इस पर पा ही रहे हैं, साथ ही साथ में स्टूडेंट इस पर अगर आपको 10% का अगर आप कूपन कोड लगाते हो गणेश 10, तो 10% आपको और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलने वाला है। तो टोटल आपका 90% डिस्काउंट आपको मिल रहा है सभी कोर्सेज पर। जितने भी कोर्सेज है, लाइक आपके सीईटी का हो गया, एलडीसी का हो गया, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रिट, डिफेंस या फिर आईआईटी, जेई, नीट, बोर्ड स्कूल के जितने भी आपके एग्जाम है, इन सभी के लिए ये आपका ऑफर है। तो ज्यादा से ज्यादा इस इंफॉर्मेशन को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कोई आप बताइए। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देखिए, ए सोप क्लीन सरफेस ऑन द प्रिंसिपल बेस्ड ऑन। साबुन किस सिद्धांत पर साफ सतह करता है। मतलब जितने भी हमारे कपड़े वगैरह होते हैं, तो अगर उसके अंदर हम साबुन को या डिटर्जेंट को यूज करते हैं तो किस कारण से वो साफ होते हैं। तो स्टूडेंट, इसका राइट रीजन क्या होने वाला है, सरफेस टेंशन। पृष्ठ तनाव के कारण क्या हो जाता है, वो पृष्ठ तनाव के कारण क्या करता है, वो साबुन सही सतह को धो पाता है। देखिए, सबसे पहले मैं पूरा आपको डिटेल में बता देता हूं कि सरफेस टेंशन क्या होता है। सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव क्या होता है, कोई भी आपका जो द्रव रहता है, लिक्विड रहता है, उसकी प्रॉपर्टी रहती है जिसके कारण वो क्या करना चाहता है, अपने सरफेस एरिया को छोटा करना चाहता है। छोटे करने की जो प्रवृत्ति होती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव। जब भी हम इस पे साबुन या डिटर्जेंट मिलाते हैं, जब भी हम इसमें सोप या फिर डिटर्जेंट अगर मिक्स करते हैं, तो जो हमारा सरफेस टेंशन है वो क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाएगा। सरफेस टेंशन की जो प्रॉपर्टी होती है ये क्या कर जाएगी, हमारी डिक्रीज कर जाएगी। कहने का मतलब ये है, सरफेस टेंशन डिक्रीज कर रहा है सोप वगैरह मिक्स करने से, तो सरफेस टेंशन डिक्रीज करना है, मतलब उसका जो एरिया को छोटा करने की जो प्रवृत्ति है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अगर एरिया को छोटा करने की प्रवृत्ति डिक्रीज हो जाएगी, तो वो ज्यादा से ज्यादा, मतलब पूरे के पूरे कपड़े के अंदर ज्यादा से ज्यादा सतह तक वो फैल पाएगा, अपने क्षेत्रफल को वो बढ़ाएगा। जितने जितने वो क्षेत्रफल को बढ़ाएगा, तो वह जो बिल्कुल अंदर के उसके जो कपड़े के अंदर जितने भी रंध्र होते हैं, छोटी छोटी जगहों पर भी वो पहुंच पाएगा, क्योंकि उसका क्षेत्रफल बढ़ रहा है। क्षेत्रफल बढ़ने से वो अगर हर एक गंदगी तक पहुंच पा रहा है, तो डेफिनेटली वो क्या कर पाएगा, अच्छे से सफाई कर पाएगा, बिल्कुल क्लीन वो सफाई कर पाएगा। तो सरफेस टेंशन की वजह से, क्योंकि डिटर्जेंट और सोप मिक्स करने से सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाता है, सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाने से वो ज्यादा से ज्यादा एरिया तक कवर कर पाएगा और ज्यादा से ज्यादा वो सफाई कर पाएगा। तो राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल। परी गोयल हमारे साथ में है, गुड मॉर्निंग, स्वागत है स्टूडेंट सभी का। जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, एक बार आपको वीडियो को शेयर करना है, और सारे के सारे क्वेश्चन स्टूडेंट आपके जुम्बल क्वेश्चन है, मिक्स क्वेश्चन है, तो आपको लास्ट समय रह गया है, बिल्कुल आपके पास में बहुत ही कम दिन बचे हुए हैं, 3-4 दिन बचे हुए हैं। तो लास्ट समय में आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस की ही प्रैक्टिस करनी है, और सारे के सारे क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, एक बार आपको कमेंट भी करना है कि आपके क्या क्या आंसर आने वाले हैं। विस्कोसिटी किसे बोलते हैं, कि कोई भी आपका जो लिक्विड वगैरह रहता है, लिक्विड या फिर गैस वगैरह रहता है, तो इनकी जितने भी लेयर्स बनती है, इन लेयर्स के बीच में रिलेटिव मोशन कितना होता है, आपेक्षिक वेग कितना होता है, उसको कौन प्रदर्शित करता है, विस्कोसिटी या फिर शान्यता प्रदर्शित करता है। फ्लोटेशन आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार होता है कि जब भी आपका वस्तु का वेग, जब भी वस्तु का भार, उसके जो आपका उत्प्लावक बल लगता है, बॉयंसी फोर्स लगता है, उससे ज्यादा रहता है, तो वह वस्तु डूब जाती है। तो ये चीजें भी आपको याद रखनी है। इलास्टिसिटी कैसे कहते हैं, अगर किसी वस्तु पर अगर हम डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं, एक विरूपक बल लगाते हैं, और उस विरूपक बल लगाने के बाद में अगर वो पुनः अपनी पूर्वावस्था में आ जाती है, ओरिजिनल शेप और साइज को गेन कर लेती है, तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं,
इलास्टिसिटी बोलते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन समझ में आई होगी। स्टूडेंट एक बार वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर करना है और कमेंट करना आपको सारे के सारे आंसर्स भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम मूव करते हैं। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक शानदार क्वेश्चन आपका हीट से रिलेटेड। ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, बिल्कुल। चलिए देखिए क्या बोला गया है क्वेश्चन के अंदर। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन सही से दिखाई दे रहा होगा। देखिए क्या बोला गया है, ए वाटर इज हीटेड विथ ए कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस R, विथ ए कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस R कनेक्टेड टू डोमेस्टिक सप्लाई। डोमेस्टिक सप्लाई कितनी होती है हमारी, 220 वोल्ट होती है। द राइज ऑफ टेम्परेचर ऑफ वाटर विल डिपेंड ऑन राइज ऑफ टेम्परेचर ऑफ वाटर। तो मतलब वहां पर हीट डेवलप हो रही है, और वो हीट किसके कारण डेवलप हो रही है, एक कॉइल के कारण। कहने का मतलब है कि आपका वाटर हीटर है, जो भी हम पानी को गर्म करने के लिए रॉड वगैरह यूज करते हैं उसके बारे में पूछा गया है। तो यहां से हम बोलते हैं कि जो हमारा हीट है वो हीट क्या रहती है, दैट इज VI × T, यहां से दी जाती है। तो जो हमारी हीट डेवलप हो रही है, मतलब टेम्परेचर हमारा जो राइज हो रहा है वो किन किन पे डिपेंड कर रहा है, सप्लाई वोल्टेज पे, बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना सप्लाई वोल्टेज ज्यादा रहेगा उतना ही हमारा हीट ज्यादा से ज्यादा डेवलप होगी। करंट पासिंग थ्रू द कॉइल, कितनी कॉइल से हमारी कितनी करंट पास हो रही है उस पर डिपेंड करता है, बिल्कुल डेफिनेटली करंट पर डिपेंड करता है। टाइम द विच वोल्टेज इज सप्लाइड, बिल्कुल कितने ड्यूरेशन तक हमने वोल्टेज को अप्लाई किया है उस पर भी वो निर्भर करता है। तो हम कह सकते हैं कि H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो इन सब के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। पवन का आंसर आया ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी फर्स्ट और सेकंड पे डिपेंड करता है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सेकंड, आपको क्वेश्चन का नंबर भी लगाना है कि कौन से क्वेश्चन का आप आंसर कर रहे हो। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपका राइट ऑप्शन बनने वाला है। ये तीनों चीजों पे डिपेंड करता है, सप्लाई पे भी निर्भर करता है, करंट पासिंग थ्रू पर भी निर्भर करता है, टाइम पे भी निर्भर करता है। तो राइट ऑप्शन बनेगा इसका ऑप्शन नंबर 1, 2, 3। आपूर्ति वोल्टेज पर भी निर्भर करेगा, कुंडली पर भी निर्भर करेगा। क्रिकेट फैंस, क्वेश्चन नंबर 2 में आपका आंसर ए आया है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। क्रिकेट फैंस का भी, पवन ने बी दिया है, तो पवन ने पिछले वाले क्वेश्चन का नहीं, पिछले वाले का डी आ रहा है ऑप्शन नंबर 2। पवन ने भी दूसरे का ऑप्शन नंबर ए दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट शानदार क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन ये मान के चलिए कि यूपीएससी अल्टरनेट ऑर्डर में एक साल छोड़ के एक साल ऐसा क्वेश्चन पूछता ही है। तो मैं पूरा का पूरा आपको इसका क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट देने वाला हूं कि क्या होता है ये, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेलीमेट्री से हमारे क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं, टेलीमेट्री से क्वेश्चन बनते हैं, तो इसलिए इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना है। देखिए क्या बोला गया है इसके अंदर, 10 ग्राम ऑफ आइस at -10 degree centigrade is mixed with 10 gram of water at 0 degree centigrade. The amount of heat required to rise the temperature of mixture of 10 degree centigrade. चलिए बिल्कुल क्रिकेट फैंस ने शेयर कर दिया है, तो बिल्कुल आपने शेयर किया है। अब अपन को पढ़ाई पे ध्यान देना है, बिल्कुल है ना, पढ़ाई पे ध्यान देना है। ये मान के चलिए कि क्वेश्चन नंबर 3 को आप इंपोर्टेंट मार्क कर लेना। ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी बार बार फ्रिक्वेंटली आस्क, मतलब बार बार पूछता है, बार बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं एक साल छोड़ के एक साल। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा कैसे ये का यही क्वेश्चन आएगा, लेकिन इस क्रम को अगर आपने समझ लिया, इसके क्वेश्चन के पैटर्न को समझ लिया, तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को बना पाएंगे। चलिए देखिए एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। 10 ग्राम का हमारे पास में आइस है जिसका टेम्परेचर कितना है, -10 डिग्री सेंटीग्रेड, और सेम हमारे पास में 10 ग्राम का वाटर है और उसका टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। दोनों को मिक्स करना है, टेम्परेचर में कुछ चेंजेस होगा, और इसका टेम्परेचर हमें कितना कर देना है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड कर देना है। क्या कर देना है, इसका टेम्परेचर हमें क्या कर देना है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड कर देना है। आपको समझ में आया होगा। बिल्कुल थर्ड के अंदर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, बिल्कुल पवन का सही आ रहा है ऑप्शन नंबर सी। लेकिन मैं जो नए लोग जुड़े हुए हैं एक बार उनको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इस 10 ग्राम को क्या करना होगा, 10 ग्राम आइस को मुझे क्या करना पड़ेगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड के आइस में कन्वर्ट करना होगा। सबसे पहले क्या करना होगा, 10 डिग्री सेंटीग्रेड का जो हमारा -10 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो आइस है उसको हमें 0 डिग्री सेंटीग्रेड के आइस में कन्वर्ट करना होगा। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूं यहां पे, एक बार आपको नेक्स्ट स्लाइड पर मैं लिख देता हूं, फर्स्ट
10 gram ice at minus 10 degree centigrade is convert into 10 gram ice at 0 degree centigrade। तो स्टूडेंट जब भी हम इसको कन्वर्ट करते हैं, टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो वहां पर हमारे को किसकी रिक्वायरमेंट होती है? स्पेसिफिक हीट की रिक्वायरमेंट होती है। किसकी रिक्वायरमेंट होती है? हमें एक स्पेसिफिक हीट की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहां से मैं लिख देता हूं स्पेसिफिक हीट रिक्वायर क्या होगा हमारा? Q1, इसको हम नाम दे देते हैं Q1। तो Q1 का वैल्यू कितना होने वाला है यहां से? मास ऑफ आइस, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस का वैल्यू कितना होता है हमारा? स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस का वैल्यू होता है 0.5 कैलोरी पर किलोग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। और यहां पर आपका आएगा चेंज इन टेम्परेचर, दैट इज डेल्टा टी। तो मैं पुट कर देता हूं, मास का वैल्यू कितना गिवन है? 10 ग्राम आपको गिवन है। जिनका हो चुका है बहुत ही वो बधाई के पात्र है कि उन्होंने आसानी से क्वेश्चन बना लिया है, लेकिन जिनसे नहीं हुआ एक बार मैं उनको एक्सप्लेन कर रहा हूं। स्पेसिफिक हीट कितनी होगी यहां से? 0.5 होने वाली है। और चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा? इनिशियल टेम्परेचर माइनस 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, फाइनल टेम्परेचर हमारा 0 है। तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल होता है, तो माइनस माइनस आपका प्लस बना लेगा और सारी की सारी चीजें आपकी सॉल्व आउट हो गई। ये कितना बना लेगा? ये 50 जूल, 50 कैलोरी बना लेगा। ये कितना एनर्जी बना लेगा? ये 50 कैलोरी एनर्जी बना लेगा। अब ये जो आपका आइस था वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड की आइस में वो कन्वर्ट हो चुका है। अब बात करते हैं स्टूडेंट, अब बात करते हैं कि इसी तरीके से जो आपका सेकंड वाटर था, जो आपका वाटर था, अब इस वाटर को हमें क्या करना है? तो अब करना है 10 ग्राम वाटर, 10 ग्राम वाटर। अब इस 10 ग्राम वाटर को हमें क्या करना है? सबसे पहले जो हमारा जो 10 ग्राम का जो आइस बना है, 10 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड will convert into 10 gram water at 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इस 10 ग्राम आइस को मुझे किस में कन्वर्ट करना होगा? इस 10 ग्राम आइस को मुझे कन्वर्ट करना होगा वाटर के अंदर। तो जब भी हम अवस्था परिवर्तन करते हैं तो वहां पर हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है? वहां पर हमें लेटेंट हीट की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज Q इक्वल टू मास इनटू लेटेंट हीट ऑफ आइस। तो लेटेंट हीट ऑफ आइस कितनी होती है हमारी? ये 80 कैलोरी पर किलोग्राम रहती है। तो यहां से मैं पुट कर देता हूं, मास तो हमारा 10 किलोग्राम है और यहां पर ये 80 कैलोरी पर किलोग्राम। तो यहां से ये कितना बनाएगा? ये 800 कैलोरी। तो कितनी हमें हीट की रिक्वायरमेंट होगी? 800 कैलोरी हीट की हमें रिक्वायरमेंट होगी। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब ये जो हमारा आइस है वो किस में कन्वर्ट हो गया है? अब हमारा आइस ये 10 ग्राम वाटर में कन्वर्ट हो गया है एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और ऑलरेडी हमें 10 ग्राम का वाटर भी दिया हुआ है। तो 10 ग्राम का वाटर और ऑलरेडी हमारे पास में और 10 ग्राम का वाटर है एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इन दोनों को मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद में क्या कर देना? इनका टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड से इंक्रीज कर देना है। तो वापस यहां से स्टूडेंट अब हम लिखेंगे 20 ग्राम ऑफ वाटर मिक्सचर at 0 degree centigrade will convert into 20 gram of water at 10 डिग्री सेंटीग्रेड। इतने पे हमें उसको कन्वर्ट करना है। तो जब भी हम टेम्परेचर को कन्वर्ट करते हैं, टेम्परेचर को राइज करते हैं, तो वहां पर हमें स्पेसिफिक हीट चाहिए होती है। तो मास ऑफ वाटर और स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इनटू चेंज इन टेम्परेचर हम लिखते हैं। तो मैं पुट कर देता हूं यहां से। तो मास ऑफ वाटर तो कितना हमारे पास में
20 है। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1 किलोग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 1 कैलोरी पर किलोग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, और चेंज इन टेम्परेचर हमें 0 से कन्वर्ट करना है 10 डिग्री सेंटीग्रेड, तो फाइनल माइनस इनिशियल दैट इज, तो यहां से ये 200 कैलोरी। टोटल हमें हीट चाहिए होती है, तो सबसे पहले तो हमने आइस को कन्वर्ट किया है -10 से 0 पे, फिर उसके बाद में हमने आइस को कन्वर्ट किया वाटर में, और फाइनली मिक्सचर को हमने क्या किया है, ऐड किया है। तो यहां से क्या क्या आंसर आ रहा है हमारा, Q1 का वैल्यू कितना आया था, Q1 का वैल्यू 50, Q2 का वैल्यू 800 और Q3 का वैल्यू 200। तो मैं पुट कर देता हूं वैल्यूज को, 50 प्लस 800 प्लस 200, इन सबको जोड़ते हैं तो कितना आने वाला है, 1050 कैलोरी। इतना हमें हीट की रिक्वायरमेंट होती। तो राइट ऑप्शन क्या बनने वाला है, यहां से राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल, क्रिकेट फैंस ने हमारा आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी, पवन ने भी दिया आंसर ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही आंसर आपका। पूरा का पूरा मैंने आपको ये प्रोसेस भी बता दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्या बोला गया है, व्हेन ए बीम ऑफ व्हाइट लाइट passes through a glass prism, the color of light beam that deviates the least is। जब श्वेत प्रकाश का पुंज कांच के प्रिज्म से होकर गुजरता है तो सबसे कम विचलन करने वाला प्रकाश का पुंज क्या होता है, तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या बोलता है हमारा, देखिए ये हमारा कोई भी एक प्रिज्म है, इस तरीके से अगर यहां पर कोई भी एक व्हाइट लाइट इंसिडेंट होती है, सपोज ये हमारी एक व्हाइट लाइट जा रही है, तो अब ये इसके बाद में यहां से डिस्पर्जन होने के बाद में ये क्या कर जाएगा, 7 इसके कंपोनेंट कलर में डिफरेंट कलर में ये डेविएट कर जाता है। तो यहां पर सबसे 7 कलर कौन कौन से होते हैं हमारे, विबग्योर होते हैं, और सबसे अंतिम जो कलर रहने वाला है वो क्या रहने वाला है हमारा, वॉयलेट कलर रहने वाला है। तो यहां से हम लिखते हैं वॉयलेट विबग्योर, वॉयलेट इंडिगो ऑरेंज ग्रीन, तो सबसे ऊपर कौन सा कलर रहता है हमारा, रेड कलर। तो सबसे ज्यादा विचलन किसका होता है हमारा, वॉयलेट कलर का होता है, और सबसे कम विचलन किसका होता है, रेड कलर का होता है। तो यहां पर सबसे पहले क्या पूछा गया है कि व्हेन ए बीम ऑफ व्हाइट लाइट पासेस थ्रू ए ग्लास प्रिज्म द कलर ऑफ लाइट बीम दैट डेविएट्स लिस्ट इज, कौन सा हमारा लिस्ट डेविएट करता है, तो जो रेड कलर रहता है ये अलग अलग 7 कलरों में विभाजित होता है, वॉयलेट इंडिको ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज और रेड। तो रेड कलर हमारा सबसे कम डेविएट होता है, तो राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर बी। जब श्वेत प्रकाश का पुंज कांच के प्रिज्म से होकर गुजरता है तो सबसे कम विचलन किसका होता है, बी, ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल कमेंट करना है स्टूडेंट क्या राइट ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है स्टूडेंट, बात करते हैं कि बिल्कुल पवन का आया है ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 4 में, टू सब्सटेंस ऑफ डेंसिटीज ρ1 एंड ρ2 आर मिक्स्ड इक्वल वॉल्यूम एंड देयर रिलेटिव डेंसिटी इज 4। तो स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम दो मतलब डिफरेंट डेंसिटीज को इक्वल वॉल्यूम, डिफरेंट डेंसिटीज है, इनको इक्वल वॉल्यूम के साथ में मिक्स करते हैं, तो जो हमारी रिजल्टेंट डेंसिटी रहेगी वो कितनी रहेगी, रो इक्वल टू ρ1 प्लस ρ2 अपॉन 2। यहां पर हम बात करते हैं स्टूडेंट कि इनका जो हम वैल्यू को पुट कर देते हैं, फाइनल डेंसिटी हमें 4 गिवन है, दैट इज 4 इक्वल टू ρ1 प्लस ρ2 अपॉन 2, दैट इज ρ1 प्लस ρ2 इक्वल टू 8। कितना बनाएगा ये हमारा, ρ1 प्लस ρ2 इक्वल टू 8। जब उन्हें समान द्रव्यमान में मिलाया जाता है तो सापेक्ष घनत्व कितना होता है हमारा, 3 होता है। तो जब भी हम उन्हें मिक्स करेंगे उसके इक्वल मासेज में मिक्स करते हैं तो जो हमारा रिलेटिव डेंसिटी होता है वो कितना होने वाला है, ये तो वॉल्यूम के कारण है, तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मास इक्वल मासेज वो कितना होने वाला है, वो होने वाला है 2 ρ1 ρ2 अपॉन ρ1 प्लस ρ2। पुट कर देते हैं वैल्यूज को, अगर हम वैल्यूज को पुट कर देते हैं, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करना है स्टूडेंट आपको। अगर हम मासेस के कारण पूछते हैं तो 3 आपका गिवन है, तो यहां से हम लिखते हैं 3 इक्वल टू 2 ρ1 ρ2 अपॉन ρ1 प्लस ρ2 का भी वैल्यू कितना आया हमारे पास में
8 आया है। तो क्या क्या चीजें कैंसिल आउट होती है उनको कैंसिल कर देते हैं, और फाइनली अगर हम सॉल्व करते हैं तो रो 1 रो 2 इक्वल टू कितना बना रहा है, ये 4 टाइम कैंसिल और ये 12 आ रहा है। तो रो 1 प्लस रो 2 का वैल्यू कितना आ रहा है, 12 आ रहा है, और रो 1 प्लस रो 2 इक्वल टू 8 का वैल्यू 8 आ रहा है। तो यहां से इन दोनों इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद में रो 1 और रो 2 का वैल्यू कितना आ रहा है हमारे पास में 6 और 2, दैट इज राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें राइट ऑप्शन है। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनता है और ये इक्वेशन नंबर सेकंड बनता है। इन दोनों इक्वेशन को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर ए 6 और 2। देखिए 6 और 2 को ऐड करेंगे तो 8 और 6 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, लेकिन यहां पर 3 और 5 को ऐड कर रहे हैं तब तो आपका ये 8 बना रहा है, लेकिन मल्टीप्लाई करने पे 12 नहीं बना रहा है। इसी तरीके से 12 और 4 का ऑप्शन लेते हैं, ऑप्शन से आपको इसको करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखना है वॉल्यूम में जब भी आप मिक्स करते हो इक्वल वॉल्यूम में तो वो क्या कितना बनाता है, रो 1 प्लस रो 2 अपॉन 2 बनाता है। और जब भी आप उसको मास इक्वल मासेस में से यू करते हो, मिक्स करते हो, तो डेंसिटी उनकी 2 रो 1 रो 2 अपॉन रो 1 प्लस रो 2 बनाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना डू हीट वेव ट्रेवल अलोंग द स्ट्रेट लाइन विद द स्पीड ऑफ लाइट। तो हमें पता है कि थर्मल रेडिएशन जितनी भी होती है वो थर्मल रेडिएशन हमेशा किसके थ्रू बहती है, वो लाइट की स्पीड से फ्लो होती है। तो राइट ऑप्शन बनेगा यहां पर थर्मल कंडक्शन। थर्मल कंडक्शन में नहीं होता है, थर्मल कन्वेक्शन सहवन धाराएं भी नहीं होती है, ओनली फॉर जो रेडिएशन ऑफ है थर्मल रेडिएशन है जो कि लाइट की वेव से ट्रेवल करती है। तो लाइट की वेव के बारे में पूछा है, राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर सी बनने वाला है। ऑप्शन नंबर सी बनेगा। एक बार कमेंट करना है स्टूडेंट, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं एक बार आपको कमेंट करना है कि क्या आपके आंसर सही हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ए फ्यूज वायर मस्ट बी, ए फ्यूज वायर मस्ट बी, एक फ्यूज तार किसका बना होना चाहिए। तो 4 आपको ऑप्शंस दिए हुए। क्वेश्चन नंबर 6 में पवन का आंसर आया है, सी ऑप्शन आया है, बिल्कुल सही है आपका। क्वेश्चन नंबर 6 में आपका सी ऑप्शन सही है। एक फ्यूज वायर होना चाहिए, तो एक फ्यूज वायर हमारा किसका बना हुआ होना चाहिए। तो नीचे कुछ हमारे को ऑप्शंस गिवन है, तो मैं आपको ये देखिए मान के चलिए फ्यूज वायर आपका बाय नेम दिया हुआ है टॉपिक में, तो एक क्वेश्चन वहां से पक्का बनता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि फ्यूज वायर क्या होता है हमारा। फ्यूज वायर जब भी सर्किट में एक्सेस करंट फ्लो होती है तो उस करंट से प्रोटेक्शन के लिए हम किसका यूज करते हैं, फ्यूज वायर का यूज करते हैं। और फ्यूज वायर हमारा किस मटेरियल का बना होता है, किस अलॉय का बना होता है, तो ये हमारा SN प्लस PB लेड सॉरी टिन और लेड इनका बना होता है। क्या क्या इनका परसेंटेज होता है एक बार वो भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो यहां से मैं आपको बताना चाहूंगा कि टिन का आपका 67% होता है, टिन का आपका 63% होता है, प्लस लेड का आपका 37% होता है। इतना आपको इसका कंपोजिशन याद रखना है। साथ ही साथ में फ्यूज वायर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है उनको भी याद रखना है कि इसका कंडक्टिविटी क्या होती है, कंडक्टिविटी इसकी हाई होती है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट हमेशा इसका लो रहता है ताकि वो आसानी से पिघल सके। बिल्कुल 7th पे आपका ऑप्शन नंबर डी आया है, इंसुलेटर एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। तो इंसुलेटर टाइप का तो नहीं होता है, इंसुलेटर में करंट फ्लो नहीं होती है, इंसुलेटर में करंट फ्लो नहीं होती है, लेकिन इसमें करंट फ्लो होती है, लेकिन वो एक्सेस करंट जब भी फ्लो होती है उसको मेल्ट करके वो कर देता है। तो इसलिए करंट तो फ्लो होती है, तो करंट फ्लो होने के लिए उसमें कंडक्टिंग वायर होना चाहिए और लो मेल्टिंग पॉइंट। कंडक्टिविटी उसकी हाई होती है, रेजिस्टिविटी उसकी लो होती है, और रेजिस्टिविटी भी उसकी हाई होती है, लेकिन उसका जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लो होना चाहिए। तो राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर ए बनने वाला है पवन, इसके अंदर ऑप्शन नंबर ए बनेगा। 7th में आपका ऑप्शन नंबर ए। इंसुलेटर होगा तो उसमें करंट ही फ्लो नहीं होगा, लेकिन उसमें करंट फ्लो होना चाहिए। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला गया, एक बार हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। थोड़ा सा ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, तो इसको हमें देखना है कि किस तरीके से ये होगा। मैं बिल्कुल मिड में ले आता हूं इसको, देखिए आई होप आप लोगों को ये दिखाई दे रहा होगा। चलिए देखते हैं क्या बोला गया, एक बार रीड करना है क्वेश्चन को और उसके बाद में मैं आपको बताता हूं। स्क्रीनशॉट भी आपको ले लेना है, समय दे रहा हूं मैं आपको एक बार इसको रीड करने का। एक बार आप इसको रीड कीजिए और उसके बाद में आप इसका आंसर दीजिए।
एक बार स्टूडेंट कमेंट करके बताना है कि क्या ये क्वेश्चन आपको सही से विजुअल है, दिखाई दे रहा है प्रॉपर तरीके से। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या बोला गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ओम्स लॉ इज नॉट करेक्ट। क्या बोला गया है, नॉट करेक्ट। तो कौन सा कथन हमारा गलत है, रॉन्ग है, उसको हमें टिक लगाना है। कौन सा कथन हमारा रॉन्ग है उसको हमें टिक लगाना है। आई होप आप लोगों को ये दिखाई दे रहा होगा। कमेंट अभी तक नहीं आया है कि क्या ये विजुअल है क्या। देखिए स्टार्ट करते हैं क्या क्या इसमें बोला गया है। इसमें रोंग के बारे में पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा रोंग है, नॉट करेक्ट है। ओम के नियम के संबंध में से कौन सा कथन सही नहीं है, इसके बारे में पूछा गया है। चलिए बात करते हैं। Ohm's law is assumption that current through a conductor is always directly proportional to potential difference to it, potential difference applied to it। तो बिल्कुल डेफिनेटली ये स्टेटमेंट हमारा राइट है। स्टेटमेंट क्या बोलता है, Ohm's law क्या बोलता है, राइट कथन हमें निकालना है, सॉरी जो रॉन्ग है ना वो हमें चूज करना है। Ohm's law is an assumption that current through a conductor is always directly proportional to the potential difference। इस नियम के अनुसार एक कंडक्टर के माध्यम से वर्तमान में हमेशा उस पर लागू संभावित अंतर के अनुपात में होता है। हिंदी में थोड़ा सा मिस्टेक है, बोला क्या गया है कि V is directly proportional to I। बिल्कुल डेफिनेटली सही है। जो हमारी करंट रहती है वो वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है, वोल्टेज हमारा करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। तो ये स्टेटमेंट तो हमारा राइट है। क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूं, इधर आपको राइट लगाना है, हमें कौन सा रॉन्ग पूछा गया है। A conducting device obeys Ohm's law when resistance of device is independent of the magnitude and polarity of applied voltage potential difference। A conducting device obey Ohm's law when resistance of a device is independent of magnitude and polarity of applied difference। बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है। रेजिस्टेंस हमारा इनकी पोलरिटी पर निर्भर नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पर इस पर डिपेंड करता है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है। नेक्स्ट है, ए कंडक्टिंग मटेरियल ओबे ओम्स लॉ व्हेन रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपका जो ओम्स लॉ है वो इन पे डिपेंड नहीं करता है कि आपका किस मटेरियल का आपका बना हुआ है, वो मटेरियल पे निर्भर नहीं करता है। सिर्फ उसने बोला है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E होता है, मटेरियल वगैरह पे या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड पे वो निर्भर नहीं करता है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा राइट स्टेटमेंट है। ऑल होमोजेनियस मटेरियल ओम्स लॉ इररेस्पेक्टिव ऑफ वेदर द फील्ड इज विद इन रेंज और स्ट्रॉन्ग। नहीं, यहां पर हमारे सभी के लिए लागू नहीं होता है, सभी के लिए लागू नहीं होता है। एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, क्या बोला गया है, एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब जो हमारी जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज है, जितनी भी फिजिकल जो चीजें हैं कि बस एक नियत ताप और दाब पर, तो ये हमेशा मतलब हमारा हमेशा सब पे लागू नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे ही लगता है। तो हमें रॉन्ग स्टेटमेंट हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर डी बनने वाला है, क्योंकि हमें गलत कथन चूज करना। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल पवन का सही आया ऑप्शन नंबर डी। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स एट ए नॉन जीरो कांस्टेंट एक्सेलरेशन फॉर ए सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, देन द डिस्टेंस इन कवर्स इन दैट टाइम depends on its initial velocity, is independent of its initial velocity, increase linearly with time, depends on initial velocity। तो हमें इसमें क्या फाइंड करना है, सही कथन ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 9 का आपको बताना है। तो देखिए हमें पता है स्टूडेंट कि डिस्टेंस के बारे में पूछा गया है, तो हमारे पास में एक इक्वेशन है S बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये पूछा गया है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है इफ एन ऑब्जेक्ट मूव ए नॉन जीरो कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो वहां पर एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ है, फॉर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, देन द डिस्टेंस कवर इन दैट टाइम। यदि एक वस्तु एक निश्चित समय अंतराल के लिए शून्योत्तर स्थिति से त्वरण से चलती है,
तो उस समय में तय की गई दूरी कितनी होने वाली है, तय की गई दूरी कितनी होने वाली है, डिपेंड्स ऑन इट्स इनिशियल वेलोसिटी। बिल्कुल डेफिनेटली इनिशियल वेलोसिटी पे हमारा डिपेंड करता है, ये स्टेटमेंट हमारा राइट है। इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी, डिपेंड करती है, वहां पर ut प्लस हाफ at स्क्वायर आता है इक्वेशन में, तो ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है। इंक्रीज लीनियरली विथ टाइम, यहां पर टी स्क्वायर है जो कि आपका पैराबोलिक को रिप्रेजेंट करता है, तो यहां पर ये भी स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है। डिपेंड्स ऑन इट्स इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट पर निर्भर नहीं करता है, ये सिर्फ और सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी पर निर्भर करता है। क्या कहीं यहां पर इनिशियल डिस्प्लेसमेंट आया है, नहीं आया है, तो क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर आपका ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल पवन का आंसर आया है ऑप्शन नंबर ए, हमारा इसमें राइट ऑप्शन बना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, नेक्स्ट क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन है, एक बार इस क्वेश्चन पर हम बात कर लेते हैं कि क्या बोला गया है इसके अंदर। देखिए एक बार ट्राई कीजिए, रीड करना आपको, फिर मैं क्वेश्चंस के बारे में बताता हूं आपको कि किस तरीके से क्या क्या इसमें पूछा गया है। देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लेंस इज नॉट करेक्ट, नॉट के लिए पूछा गया कौन सा हमारा कथन असत्य है उसके बारे में। लेंस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है वो पूछा गया है। तो यहां पर कुछ लेंस आपको गिवन है, तो स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारा कॉन्केव लेंस होता है, कॉन्केव लेंस क्या रहता है, ये बीच में से आपका कॉन्केव लेंस आपका बीच में से दबा हुआ रहता है और एज से क्या रहता है, उभरा हुआ रहता है। और अगर मैं बात करता हूं कॉन्वेक्स लेंस के बारे में, तो कॉन्वेक्स लेंस बीच में से उभरा हुआ रहता है और एज से क्या रहता है हमारा, ये थिन रहता है, पतला रहता है। जब भी हम बात करते हैं कॉन्केव लेंस के बारे में, तो ये आपका एक तरीके से डाइवर्जिंग लेंस की तरह काम करता है, मतलब किरणों को क्या करता है, ये फैलाता है। कॉन्केव लेंस मींस अवतल दर्प, अवतल लेंस। अगर हम बात करते हैं कॉन्वेक्स लेंस के बारे में, तो कॉन्वेक्स लेंस हमारा कैसा रहता है, कन्वर्जिंग रहता है, ये हमेशा एक अभी मतलब किरणों को एक पॉइंट पर ये लाके मिलाता है। तो यहां से बात करते हैं, ए कॉन्वेक्स लेंस प्रोड्यूस बोथ रियल एंड वर्चुअल इमेजेस। बिल्कुल सही है कि जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है ये हमारा वर्चुअल, और ऑप्शन नंबर डी आ रहा है इसमें। देखते हैं, कॉन्वेक्स लेंस हमेशा वर्चुअल और रियल इमेजेस बनाता है। कॉन्वेक्स लेंस प्रोड्यूस बोथ रियल एंड वर्चुअल इमेजेस। नेक्स्ट हमारा कॉन्केव प्रोड्यूस बोथ रियल एंड वर्चुअल इमेजेस। कॉन्वेक्स लेंस कैन प्रोड्यूस इक्वल, ग्रेटर और स्मॉलर, जबकि कॉन्केव लेंस ऑलवेज प्रोड्यूस इमेजेस स्मॉलर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो कॉन्केव लेंस हमेशा छोटा बनाता है, नहीं ये वाला गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसमें एक बार मैं देख लेता हूं कि क्या क्वेश्चन में क्या बोला गया है, सही कथन नहीं है वो पूछा गया है। तो कॉन्वेक्स लेंस प्रोड्यूस बोथ रियल एंड वर्चुअल इमेजेस, बिल्कुल इसमें रियल और वर्चुअल दोनों इमेज बनती है। कॉन्केव प्रोड्यूस बोथ रियल एंड वर्चुअल, इसमें रियल और वर्चुअल नहीं बनती है। अवतल के अंदर हमेशा कैसी बनती है, वर्चुअल ही बनती है, इसमें सॉरी वास्तविक ही बनती है, वर्चुअल नहीं बनती है। कॉन्वेक्स लेंस कैन प्रोड्यूस इमेज इक्वल, ग्रेटर, बिल्कुल इक्वल और ग्रेटर अलग अलग पोजीशन पे ये बनता है, तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है। कॉन्केव लेंस ऑलवेज प्रोड्यूस इमेज स्मॉलर देन द साइज, बिल्कुल जो कॉन्केव लेंस होता है हमारे पास में ये हमारा स्मॉलर साइज का ही ये देता है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है। तो राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा राइट ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा राइट ऑप्शन बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, Which of the following are characteristics of electromagnetic wave? निम्न में से कौन सा हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है इसके बारे में बताना है। तो दे आर इलास्टिक वेव, ये इलास्टिक नहीं होती है, नॉन इलास्टिक वेव होती है, तो ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है। दे कैन ऑल्सो मूव इन वैक्यूम, बिल्कुल डेफिनेटली ये हमारा वैक्यूम के अंदर ट्रेवल कर सकती है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है दे हैव इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक कंपोनेंट विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, बिल्कुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर क्या होता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का दोनों क्या रहता है, दोनों के दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहते हैं। दे मूव विथ स्पीड ऑफ इक्वल टू 3 लाख मीटर पर सेकेंड, तो 3 लाख मीटर पर सेकेंड से मूव नहीं करती है वो,
3 इंटू 10 टू की पावर 8 मीटर पर सेकेंड से ये मूव करती, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा रॉन्ग है। तो राइट स्टेटमेंट क्या बनेगा इसमें? 2 and 3, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन है। हाँ, तो इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट है ना, वो हमें फाइंड करना था स्टूडेंट। पवन बोल रहे हैं इसमें हमें कि उत्तल लेंस छोटा प्रतिबिंब बनाता है, उत्तल लेंस छोटा प्रतिबिंब बनाता है, अवतल लेंस प्रतिबिंब छोटा प्रतिबिंब नहीं बनाता। इनकी अलग अलग लोकेशन पर ये डिफरेंट बनते हैं। एक बार अलग अलग लोकेशन पर, जो आपको बुक में एक बार टेबल दी हुई होगी, एक बार टेबल देखिए और उसके बाद में मैं देखता हूं और इस क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट हमारा कंपेयर टू ऑडियोबल साउंड वेव अल्ट्रासाउंड वेव हेव। तो जो हमारी ऑडियोबल फ्रीक्वेंसी रहती है, एक बार हम इस क्वेश्चन पे वापस डिस्कशन करते हैं। एक बार जो चल रहा है एक बार इस पर हम बात करते हैं ना। बिल्कुल पवन, मैं आपको बिल्कुल सारा का सारा मैं बताने वाला हूं वापस से। कंपेयर टू ऑडियोबल साउंड वेव अल्ट्रासाउंड वेव हेव, श्रव्य ध्वनि तरंगों की तुलना में अल्ट्रासाउंड तरंगों में होता है। क्या होता है हमारा अल्ट्रासाउंड तरंगों के अंदर? देखिए, अगर हम बात करते हैं ऑडियोबल साउंड के बारे में, तो ये होता है हमारा 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच में होता है। और इससे ज्यादा की जो तरंगे रहती है वो किसको प्रोड्यूस करती है? वो प्रोड्यूस करती है हमारी अल्ट्रासाउंड वेव को। तो ये हमारी जो अल्ट्रासाउंड तरंगे होती है, श्रव्य तरंगों की तुलना में अल्ट्रासाउंड तरंगों की स्पीड भी ज्यादा होती है और फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होती है। तो राइट ऑप्शन होगा इसमें ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा राइट ऑप्शन बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। देखिए क्या बोला गया, एक बार इस क्वेश्चन पे हम डिस्कशन कर लेते हैं, फिर बाद में लास्ट में जितना भी आपका एक बार क्वेरीज है वो मैं आपको करवा दूंगा एक बार, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 12 में ए आया है। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 12 में ए आया है, हायर स्पीड और फ्रीक्वेंसी, मतलब जो अल्ट्रासाउंड वेव होती है वो उसकी स्पीड कितनी होती है? 20 किलोहर्ट्ज से ज्यादा होती है। तो स्पीड और फ्रीक्वेंसी दोनों हमारी इसकी ज्यादा रहेगी। तो राइट ऑप्शन बनेगा इसमें ऑप्शन नंबर डी। स्पीड तो रहती है लेकिन जो अल्ट्रासाउंड वेव होता है उसका फ्रीक्वेंसी मानव श्रवण क्षमता से भी ज्यादा रहती है। तो राइट ऑप्शन डी बनने वाला है। ये अच्छा क्वेश्चन, एक बार मैं इस पे बता देता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। तो देखते हैं, ए रिजिड बॉडी ऑफ मास 2 किलोग्राम इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए स्टेशनरी बैलून। स्टेशनरी बैलून है और उसको हमने गिराया है, तो प्रारंभिक वेग क्या रहने वाला है? इसका 0 रहने वाला है। मास तो कितना गिवन है? द्रव्यमान आपको 2 किलोग्राम गिवन है। और जब भी हम बॉडी को छोड़ते हैं तो प्रारंभिक वेग क्या रहने वाला है? 0। और बैलून भी आपको कैसा गिवन है? स्टेशनरी बैलून गिवन है, तो मतलब बैलून का कोई वेग नहीं है, तो इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0 होगी। बैलून केप्ट एट ए हाइट ऑफ 50 मीटर, तो आपको हाइट का वैल्यू, एस का वैल्यू कितना गिवन है? एस इक्वल टू 50 मीटर। हाइट आपको 50 मीटर में गिवन है फ्रॉम द ग्राउंड। द स्पीड ऑफ द बॉडी व्हेन इट जस्ट टचेस द ग्राउंड एंड टोटल एनर्जी, तो हमें वेलोसिटी पूछिए, फाइनल वेलोसिटी पूछिए, और इसकी टोटल एनर्जी व्हेन इट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द बैलून आर रेस्पेक्टिवली, और इसकी पोटेंशियल एनर्जी पूछिए कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी जब इसको छोड़ा गया है तब क्या रहने वाला है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें हमें पूछी गई। तो स्टूडेंट हम यहां से बात करते हैं कि एक जमीन से 50 मीटर ऊंचाई पर रखे गए एक स्थिर गुब्बारे का 2 किलोग्राम द्रव्यमान का एक कठोर पिंड गिराया जाता है। तो स्थिर गुब्बारा है और जब भी हम ड्रॉप करेंगे तो प्रारंभिक वेग हमारा 0 बनेगा। शरीर की गति जब वह जमीन को छूती है और गुब्बारे से गिराए जाने पर कुल ऊर्जा क्रमशः कितनी होगी? पोटेंशियल एनर्जी और फाइनल वेलोसिटी के बारे में पूछा गया है। तो यहां से स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे पास में इक्वेशन है एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। हाइट आपको कितनी गिवन है? 50 सेंटीमीटर गिवन है, 50 मीटर आपको गिवन है। क्वेश्चन में आपको वहां पर 50 मीटर गिवन है, तो यहां से लिख देता हूं मैं 50। प्रारंभिक वेग 0, तो ये पूरा का पूरा 0 बना लेगा। इनटू ये कितनी वेलोसिटी के साथ में नीचे की तरफ आ रहा है, कितना एक्सेलरेशन रहने वाला है यहाँ पे?
तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इतनी वेग से ये इतनी एक्सेलरेशन से वो नीचे आता है। तो जब भी नीचे की तरफ आएगा तो हमें क्या लेना होगा उसको, जब भी वो नीचे की तरफ आएगा तो एक्सेलरेशन को हमें पॉजिटिव लेना होगा, एक्सेलरेशन को हमें पॉजिटिव लेना होगा। तो टाइम पीरियड, सॉरी ये इक्वेशन यहां पर नहीं लगने वाला है, इक्वेशन हमारे यहां से लगने वाला है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, क्योंकि हमें फाइनल वेलोसिटी फाइंड करना है। तो यहां से फाइनल वेलोसिटी v स्क्वायर ये 0 बना लेगा, 2 इंटू यहां पर ये 9.8 आ जाएगा, और s का वैल्यू आपको कितना गिवन है, 50 आपको गिवन है। तो यहां से हम सॉल्व करते हैं तो ये 10 टाइम्स, ये आपका 5 टाइम्स, और यहां से कैंसिल आउट होके 10 टाइम्स। तो यहां से v स्क्वायर का वैल्यू कितना आ रहा है, 980 आ रहा है, और v का वैल्यू कितना आ जाएगा, अंडर रूट 980 मीटर पर सेकेंड। तो ये तो आ गया हमारे पास में किसका वैल्यू, फाइनल वेलोसिटी का वैल्यू आ जाता है। फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई हमारे पास में, 980। साथ ही साथ में स्टूडेंट हमसे पूछा गया है पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, mgh होती है, सॉरी उसने गति की है, अगर उसने वहां से गति की है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होने वाली है, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पूछा गया है। तो यहां से मास तो कितना गिवन है क्वेश्चन के अंदर, 2 किलोग्राम गिवन है, g का वैल्यू 9.8 आ रहा है, और हाइट का वैल्यू कितना है, हाइट का वैल्यू 50 है। तो यहां से हम लिख देते हैं 50, सॉल्व करते हैं इसको तो 10 टाइम्स, तो ये यहां से 5 और ये 10, दैट इज 980 जूल, 980 जूल। तो वेलोसिटी तो फाइनल वेलोसिटी तो अंडर रूट 980 आ रहा है, और 980 जूल आ रहा है। तो यहां से राइट ऑप्शन क्या बनेगा, यहां से राइट ऑप्शन देखते हैं क्या बनने वाला है। तो सबसे पहले वेलोसिटी के बारे में दिया हुआ है, तो वेलोसिटी तो आ रहा है हमारा 980 मीटर पर सेकेंड, तो 980 अंडर रूट में आ रहा है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग है, ये ऑप्शन रॉन्ग है, ये दोनों सही है। और फाइनल आपका एनर्जी कितनी आ रही है, 980 जूल में आ रही है। तो यहां से 980 जूल, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा राइट ऑप्शन बन रहा है। बिल्कुल आरके, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका आरके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा LIGO स्टैंड्स फॉर, LIGO का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो ऐसे जितने भी स्टूडेंट आपके पास में फुल फॉर्म है, जैसे कि राडार क्या होता है, सोनार क्या होता है, ये आपका जैसे कि जितने भी फुल फॉर्म है आपको वो सारे के सारे फुल फॉर्म भी याद रख के जाने हैं। तो यहां से LIGO का फुल फॉर्म क्या होता है, लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। तो जितने भी हमारे ग्रेविटेशनल वेव्स बनते हैं इनको ऑब्जर्व करने के लिए हम लेजर इंटरफेरोमीटर का यूज करते हैं। तो यहां से लीजो का, LIGO का फुल फॉर्म क्या बनता है, लेजर इंटरफेरोमेट्री ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। ऑप्शन नंबर ए है, इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है बिल्कुल। एनडीए पवन, एनडीए का ऑप्शन आया है, ऑप्शन नंबर डी। पिछले वाले क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर डी आया है, बिल्कुल सही है। और ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर आपका सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेट्रिक क्वेश्चन है, तो इंफॉर्मेशन का क्वेश्चन है, तो आपको फुल फॉर्म याद रखनी है, ऑप्शन नंबर ए बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला गया है, देखिए Which one of the following statement regarding cathode rays is not correct? Not correct पूछा है, वापस से आपको याद रखना है कि not correct, कौन सा स्टेटमेंट हमारा not correct है वो पूछा है। कैथोड किरणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन हमारा सही नहीं है, पूछा गया है, सही नहीं है। कैथोड रेज आर पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स, पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रॉन्स, बिल्कुल कैथोड रे में हमारे इलेक्ट्रॉन रहते हैं। कैथोड रे पार्टिकल्स स्टार्ट फ्रॉम एनोड, स्टार्ट फ्रॉम एनोड, गड़बड़ हो गई। कैथोड रे हमेशा कहां से स्टार्ट होते हैं, कैथोड से स्टार्ट होती है, एंड मूव टुवर्ड्स द कैथोड, एनोड की तरफ मूव करते हैं, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड कैथोड रेज ट्रेवल्स इन द स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल सही है, ये कैथोड रे हमारी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से डेविएट होती है। टेलीविजन पिक्चर ट्यूब्स आर कैथोड रे ट्यूब, बिल्कुल वो भी हमारी कैथोड रे ट्यूब ही रहती है। तो यहां से हमें एक रॉन्ग स्टेटमेंट निकालना है, तो रॉन्ग स्टेटमेंट हमारा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें राइट ऑप्शन बनता है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी बनेगा। बिल्कुल पवन का आया है, ऑप्शन नंबर बी आया है।
क्वेश्चन नंबर 15 में ऑप्शन नंबर बी आया, बिल्कुल सही है। तो आज की क्लास में हमने 15 क्वेश्चन किए। स्टूडेंट, एक इंफॉर्मेशन आपको बताना चाहूंगा कि गणेश चतुर्थी का जो हमारा महापर्व है, इस पर एपेक्स क्लासेस आपके लिए लेकर आया है 28 अगस्त से 3 सितंबर के बीच में एक विशेष ऑफर, जिसमें आपको जितने भी आपके कोर्सेज है, इन सभी कोर्सेज पर अप टू 80% आपका छूट मिल रही है। और साथ ही साथ में अगर आप गणेश 10 आप कूपन लगा देते हो यहां पर, तो गणेश 10 कूपन लगाने के बाद में आपको 10% एक्स्ट्रा ऑफर इस पर मिल रहा है। तो आप इस विशेष ऑफर का बिल्कुल जरूर लाभ उठाएं। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ में। अंतिम समय है, अंतिम समय के लिए आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है और नई चीजें आपको ज्यादा नहीं पढ़नी है, जो पढ़ा हुआ है उन्हीं को आपको रिवाइज करना है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को रिवाइज करना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।